हेलो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और वीडियो के टाइटल थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज के इस लेक्चर में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी वुड टॉक अबाउट सम बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द पेंडा लाइब्रेरीज जो पेंडास ऑफर करते हैं हमारे डेटा फ्रेम पे। हमने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था, एक बार वो जल्दी से देख लेते हैं। पहले हमने 4 जो मेन इंपॉर्टेंट पेंडास की लाइब्रेरीज हैं, पेंडास पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि हमारी पाइथन हो गई, नमपाई हो गई, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन्ड, ये 4 मेन लाइब्रेरीज का हमने देखा था। उसमें से भी पेंडास पे हमने ज़्यादा बात करी थी बिकॉज पेंडा इज मेजर लाइब्रेरी विच वी यूज टू डू द डेटा मैनिपुलेशन। उसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट वेज देखे थे जिस तरह से हम एक अपने डेटा सेट को अपनी नोटबुक में गूगल कोलैब नोटबुक में इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक तो जनरल वे है, पूरा एक पाइथन का कोड लिख के जिसमें हम पाइथन के रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं, देन लाइन बाय लाइन एक एक हमारा डेटा सेट जो है लोड होता है, दैट इज टू लेंथी वे। ओके, देन हमने सेकंड देखा था विच इज़ द ऑनलाइन फंक्शनलिटी। यूजिंग द URL ऑफ द डेटा सेट वी कैन फैच द डेटा सेट, जैसे कि इस वाले आप कोड सेल में देख सकते हो। देन कम्स द थर्ड एंड वेरी इजीएस्ट पार्ट, दैट इज सिंपली डाउनलोड द डेटा सेट, import it in the Google Colab here using the file tab and then simply use the pandas to read the data set. Okay, तो एक बार हम देख लेते हैं फाइनली कि हम कैसे फिर से, अगर हमने डेटा इंपोर्ट कर दिया है कोलैब नोटबुक में, तो कैसे पेंडास की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट वुड बी द कोड, सिंपली अगेन ट्राई टू डू द कोड विद मी। चाहो तो पॉज कर लो, एक बार अपने आप से डेटा सेट इंपोर्ट करने की कोशिश करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंपोर्ट द पाइथन लाइब्रेरी और द पेंडास लाइब्रेरी। सो टाइप इंपोर्ट pandas as pd. So to give you a refreshment, quick refreshment, so pandas is the Python libraries and we are defining it as the pd, which would be a short form. pandas की एक शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी pd, ताकि हम इजीली उसे हर जगह एक्सेस कर सके। हर जगह pandas नहीं लिखेंगे ना, तो शॉर्ट वर्ड pd यूज़ करेंगे अगर हमने उसे pd की तरह डिफाइन किया। ओके, तो एंड हिट शिफ्ट प्लस एंटर बटन टू रन दिस सेल। अब हमारी जो इम्पोर्ट पेंडास की जो लाइब्रेरीज है वो इम्पोर्ट हो चुकी है, पेंडास लाइब्रेरी। नाउ वी विल क्रिएट अ डेटा फ्रेम आउट ऑफ द डेटा सेट। मैंने आपको बताया था डेटा सेट अगर हमने रॉ अगर इंपोर्ट किया तो उसका आउटपुट बहुत ही विजुअलाइजिंगली प्लीजिंग नहीं होगा। एक एक लाइन अलग ही डी अरेंज्ड मैनर में, बहुत ही अनसॉर्टेड मैनर में आपके सामने प्रिंट होकर आएगी, जिससे आप इंसाइट नहीं निकाल पाओगे, डेटा को रीड ही नहीं कर पाओगे। तो पेंडास क्या करता है, उसे डेटा फ्रेम में यानी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऑलरेडी हम इसे एक्सेल शीट में खोलते हैं तो वो एक हमें टेबल दिखती है, बट दैट इज ड्यू टू द सॉफ्टवेयर हेल्प और द सॉफ्टवेयर इंटरफेस। एक्चुअल में जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में हमारा डाटा स्टोर है, वो अगर आप देखना चाहोगे तो वो बहुत ही अनऑर्डर्ड वे में, बहुत ही कॉमन रॉ फॉर्म में लिखा होगा, जिससे आप इजिली रीड नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई पेंडास उस डेटा सेट को लेता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है, ताकि आप उसे रोज एंड कॉलम के फॉर्म में रीड कर सको। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द वेरिएबल नेम df, विच इज कॉमनली नोन एज द डेटा फ्रेम, देन इक्वल्स टू, देन pd, पाइथन पेंडास को कॉल कर रहे हैं, देन डॉट रीड अंडरस्कोर csv। now what is this read underscore csv? it is a function under the pandas libraries which is used to read the .csv data set. now give bracket and apostrophe is, then type the dataset name. So I already imported the housing.csv dataset from my local storage. अगर आपको अभी भी देखना है कैसे आप import कर सकते हो, तो simply click on this file tab and click on this plus icon or import icon. So it will allow you to import the dataset locally, जो आपने डाउनलोड करके रखा है। एंड डोंट वरी, अगर आपको housing.csv dataset नहीं मिल रहा तो मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी फाइल दे दूंगा, तब ताकि आप इजीली डाउनलोड कर सको। मैंने पिछले लेक्चर में हालांकि बताया था कि आप कैसे कैगल से जाके डाउनलोड कर सकते हो सारे डेटा सेट, but don't worry, for your easy access I will drop the link of both the notebook and the housing.csv dataset in the description box. Okay, so I hope you understand this command, df equals to pd.read underscore csv housing.csv to access the dataset. Now again press shift plus enter to run this command. Now our whole dataset is stored under the df variable. If you simply type df and hit enter, it will print the whole dataset here. Of course there are lots of rows, total 5000 rows, so it can't print all the rows, so that's why starting 4 and last 4 starting 5 and the last 5 rows are printed. But I was trying to clarify the thing there, that is df variable is now storing our whole data set in the data frame form, that is in the tabular form, consists of rows and the column. Okay, now let's see the data manipulation or try to take some insight out of it. For that we will use a function named as df dot info. If we use this function, it will give a proper information on our data frame. So use this and see, this is the output. It is giving us a proper output regarding the class. It is using the pandas.core frame data frame form. Then it has the 5000 entries, इसमें total 5000 entries हैं.
ओके। देन देयर आर टोटल 7 कॉलम्स। आपको इसमें ये भी पता चल जा रहा है कि पूरे डेटा फ्रेम में हमारे 7 कॉलम्स है, 5000 रोज हैं, उसमें से भी ये 5000 की 5000 नॉन नल एंट्रीज है, मतलब कोई भी रो मिसिंग नहीं है। ये हम जब भी कोई डेटा फ्रेम इंपोर्ट करते हैं उसके बाद सबसे पहला कमांड हम यही इंपोर्ट करते हैं या रन करते हैं, दैट इज df.info। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे डेटा कैसा है, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और मोर ओवर उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है। जैसे कि मैंने लेक्चर ओवरव्यू में भी आपको बताया था, अगर हमारी डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं तो वो डेटा बहुत ही ज़्यादा अनसूटेबल होता है मशीन लर्निंग या मॉडल को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज अगर मिसिंग वैल्यू है तो मॉडल ठीक से ट्रेन नहीं हो पाएगा कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ। दैट्स वाई पहले हम चेक करते हैं कोई नल वैल्यू तो नहीं है। सो विद दिस फंक्शन वी कैन सी दैट ऑल द 7 कॉलम्स हैव 5000 रोज एंट्री वैल्यू एंड ऑल द एंट्रीज आर नॉन नल, मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज जो है आपको गिवन है। हो सकता है कि उसमें आउटलायर्स हों, आउटलायर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड वैल्यू। मान लो किसी की प्राइस, अगर हाउस का प्राइस 25 लाख है और गलती से किसी एक पर्टिकुलर रो में एक एंट्री पड़ गई है 25,000 करोड़ या 25 लाख करोड़, इस तरीके की, वो कंप्लीट ऑब्वियस आउटलायर हुआ ना, वो एक्चुअल में वैल्यू हो नहीं सकती है, लेकिन टाइपिंग एरर या किसी एरर की वजह से वो बहुत ही अनऑब्वियस और ऑब्वियस मिस्टेक हो चुकी है। सो वो अगर आप डेटा सेट में अपने विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो वो एकदम ग्राफ में एकदम साइड में दिखाएगा, तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज द आउटलायर। ओके, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हमें इस df.info से क्या क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड ऑल द कॉलम्स आर इन द डेटा टाइप ऑफ फ्लोट 64, विच मीन्स एक्सेप्ट द एड्रेस कॉलम ऑल द कॉलम्स हैव द फ्लोट 64 वैल्यूज, यानी कि इंटीजर वैल्यू यानी कि नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल रही है। एड्रेस जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट टाइप यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा उसमें हो सकता है। गॉट इट? तो काफ़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। नॉन नल वैल्यूज़ भी हैं, यानी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो इसके अलावा इसके बाद एक अनदर कमांड आता है, दैट इज df.describe। अब ये क्या करता है, इट ओनली यूजेज व्हेन वी हैव अ न्यूमेरिकल डेटा इन आवर कॉलम्स। तो आपकी जिस भी कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसी का डेटा दिखाएगा। आप देख सकते हो इसमें हमारे पास ओनली 6 कॉलम्स विजुअलाइज हैं इंस्टेड ऑफ द 7, बिकॉज जो 7th एड्रेस कॉलम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं। तो डिस्क्राइब फंक्शन करता क्या है, ये हमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देता है हमारे हर एक कॉलम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव अस द काउंट, कितनी वैल्यूज़ हैं उसमें, देन द मीन वैल्यू, उस पूरे कॉलम की मीन वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देन इट गिव अस द स्टैंडर्ड डेविएशन, देन मिनिमम वैल्यू, उस पूरे कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं कॉलेज में कहीं वर्क कर रहे हो, किसी स्टूडेंट पूरे एग्जाम जो क्लास के एग्जाम हुआ है उसमें आपके सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आप उसमें चेक कर पाओगे कि हाईएस्ट स्कोर किस स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है और कितना किया है, एंड मिनिमम स्कोर किस स्टूडेंट ने परफॉर्म किया और कितना मिनिमम वैल्यूज़ गई है। तो दैट इज़ द ईजी वे टू अंडरस्टैंड दिस मिन एंड मैक्स। देन द 20 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल, ये क्या है, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं जिसमें हम अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 20 परसेंटाइल में कितना डेटा सिग्निफिकेंटली लाई करता है, 50th परसेंटाइल में कितना, देन 75th परसेंटाइल में कितना, एंड द मैक्स दैट इज 100 परसेंटाइल में। ओके, सो इसके बारे में हम और डीप में बात करेंगे जब एक्चुअल हम डेटा पे वर्क करेंगे। अभी मैंने एक ओवर इंसाइट दिया कि ये दो कमांड यूज़ क्यों होते हैं, df.info एंड df.describe। ओके, नाउ मान लो आप फ्यूचर में भूल गए, आप ये तो याद है कि df.describe कुछ फंक्शन होता है एंड df.info कुछ फंक्शन होता है, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए लेट मी शो यू। Simply you have to run a command df.info and you have to give a question mark here. Yes, that was the thing. Not this. Okay. Yes. So instead of giving the square bracket, not the square bracket, the simple bracket, you have to simply type df.info. It means data frame dot the name of the function. विच एवर फंक्शनैलिटी यू वांट टू नो। जैसे कि मैं इन्फो की फंक्शनैलिटी जानना चाहता हूँ कि इन्फो फंक्शन करता क्या है, तो उसके आगे मैं इस पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट अगेन, ब्रैकेट्स नहीं दूंगा, जिससे मुझे उस फंक्शनैलिटी, उस फंक्शन की प्रॉपर यूजेज समझ में आ जाएगा। सो इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इट इज़ फ्रॉम द डेटा फ्रेम एंड df.info फंक्शन इज गिव्स अस द नॉन नल वैल्यू, then it gives the other attributes, and this method prints information about a data frame including the in-text data type and the columns, non-null values and the memory usage। ये सब हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रिटन है इस फंक्शन, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन या फंक्शन की या कमांड की फंक्शनैलिटी क्या है। इसे आप और डीप में भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स इनटेक करता है। तो जैसे कि हम ये देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल df.head देते हैं, तो ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंडर में एक वैल्यू देते हैं जैसे 10, 5। तो अगर आपको याद हो तो df.head, ये जो हेड कमांड है या फंक्शन जो है
वो यूज़ होता है ताकि आप एक डेटा फ्रेम की स्टार्टिंग की कुछ रोज़ जो है पर्टिकुलर रोज़ प्रिंट कर सको। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 5 होती है, तो स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज़ प्रिंट करता है, और अगर आप ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू देते हो तो उतनी रोज़ प्रिंट करता है। तो ये जो 10 ये इंटेक ले रहा है, इट्स अ एट्रीब्यूट विच इज़ यूज टू प्रिंट द नंबर ऑफ रोज़ यू हैव टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। सो अगर मैं df डॉट हेड करके 10 अगर इनपुट देता हूँ तो इट विल प्रिंट मी द 10 स्टार्टिंग रोज़। तो हम इनपुट क्या क्या दे सकते हैं उस फंक्शन के लिए वो भी हमें पता चल जाता है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ भी पता चल जाती है। अगेन कैसे पता चली, तो हमें ये जो ये ब्रैकेट है वो नहीं देने हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है, इससे हमें उसकी यूसेज पता चल जाएगी। ओके, तो आप कभी भी फ्यूचर में फंस जाओ, समझ में नहीं आया कि इस फंक्शन का यूज़ क्या था, तो आपको बस df डॉट फंक्शन का नेम देना है, उसके अलावा कोई एट्रीब्यूट नहीं देना, तो उससे आपको उसका फंक्शन यूजेज पता चल जाएगा। आई होप इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन पे करने पर। अभी तो हमने डेटा की इंसाइट ले ली, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो डेटा में हमारी कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था, df डॉट इन्फो मैंने प्रिंट किया था, उससे मैंने आपको बताया था कि मिसिंग वैल्यूज़ भी प्रिंट करता है। तो कैसे पता चलेगा कितनी मिसिंग वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम टाइप करते हैं df डॉट इज एन ए डॉट सम। वी हैव टू टाइप दिस df डॉट इज एन ए ब्रैकेट डॉट सम देन ब्रैकेट। ये क्या कर रहा है, df डॉट इज एन एक फंक्शन है जो सिर्फ वो वाली रोज़ निकालता है जितनी भी एम्प्टी रोज़ होती है, मतलब जहाँ पर वैल्यूज़ मिसिंग है, और डॉट सम हमें क्या देता है, टोटल करके दे देता है। तो हमें ईजिली पता चल जाता है कि एक इस पर्टिकुलर रो में या इस पर्टिकुलर कॉलम में, नॉट पर्टिकुलर रो में, पर्टिकुलर कॉलम में कितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं इस कमांड को प्रिंट करूँगा या रन करूँगा, तो अभी ये हर एक कॉलम के लिए मुझे 0 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बिकॉज हर एक कॉलम में अभी 0 नॉन नल वैल्यू, 0 नल वैल्यू है, सब में नॉन नल एंट्री है, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसलिए अभी हर एक के लिए मुझे 0 दे रहा है। अगेन df डॉट इज एन एक आउटपुट देता है जिसमें सिर्फ नल वैल्यूज़ होती हैं, और डॉट सम हम यूज़ कर देते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम प्रिंट करके देता है कि इस कॉलम में इतनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उनका सबका सम करके प्रिंट करता है। तो अभी 0 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए सब कॉलम का सम 0 आ रहा है। नाउ मैं एक पर्टिकुलर कॉलम की एक पर्टिकुलर रो डिलीट करके दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे चीज़ें शो होती हैं जब कोई मिसिंग वैल्यू हमारे स्क्रीन पे शो हो रही हो या प्रिंट हो रही हो। ओके, फॉर दैट व्हाट आई विल डू, I will use df dot lock then the row number। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, बस मुझे करके दिखा दो जल्दी से। मैं 2 मिनट में आपको समझाऊंगा कि मैंने एक कमांड किया है, किसका यूज़ क्या है। ठीक है, उससे पहले मुझे कुछ और चीज़ें समझानी होंगी, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बस मुझे प्रिंट करने दो ताकि मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे सकूँ आपको। ठीक है, ओके तो अभी मैंने जो ऊपर कमांड रन किया df डॉट लॉग देन 5 प्राइस इक्वल्स टू नन, ये वाला जो कमांड है ना, लाइन नंबर 37, ये वाला कमांड, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने समझाया भी नहीं कि हुआ क्या, लेकिन बेसिकली इसका यूज़ क्या था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर रो की, पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर रो नंबर की वैल्यू को एम्प्टी कर सकता था। तो आप देख सकते हो मैंने कॉलम नेम प्राइस की 5th नंबर की जो एंट्री है उसको रिमूव कर दिया, नन वैल्यू देके इसे रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर अब जब मैंने प्रिंट कराया अपने डेटा सेट को, तो आप प्राइस कॉलम की 5th इंडेक्सिंग की जो रो देख सकते हो, उसकी वैल्यू हो गई अब नैन, एन मतलब नल, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। ये मैंने क्यों किया, ताकि अब मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे शो होता है जब कोई मिसिंग वैल्यू हो, यूजिंग द df डॉट इज एन ए डॉट सम। अब देखना, तो यू कैन सी इन द प्राइस कॉलम देयर इज 1 मिसिंग वैल्यू, ये आपको बता रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम जब भी डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, df डॉट डिस्क्राइब, df डॉट इन्फो, df डॉट इज एन ए डॉट सम, ये चीज़ें इंपोर्टेंट हम रन करा के देखते हैं ताकि हमें ओवरव्यू मिल सके कि क्या हमारे डेटा में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अब हमारे प्राइस कॉलम में एक मिसिंग वैल्यू है, तो अब उसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि अभी मैंने ये जो किया ना, df डॉट लॉक 5 प्राइस, ये क्या किया और क्या इसका यूजेज है, तो वो अब मैं आपको समझाना शुरू करूँगा। ये होता है डेटा स्लाइसिंग, डेटा मैनिपुलेशन में। ओके, तो पहले डेटा स्लाइसिंग देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा स्लाइसिंग से मान लो आपके पास 7 कॉलम्स है, लेकिन आपको 7 कॉलम्स देखने ही नहीं है, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम की कुछ पर्टिकुलर रोज देखनी है, तो वो कैसे देखोगे। ठीक है, या आप तो हाँ पर्टिकुलर कॉलम देखना है और उसकी भी पर्टिकुलर रोज देखनी है, तो कैसे करोगे, डेटा फ्रेम df
df हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर है अभी इस वक्त, है ना। उस पर हम एक कॉलम एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, कोट लगाएंगे और उसमें अपने कॉलम का नेम प्रिंट करेंगे, गिव इन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक कॉलम है प्राइस नेमिंग का, तो उसका मैं नाम दे देता हूँ प्राइस। सिर्फ इतना दिया मैंने, कितना दिया? df विद स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम प्राइस, वो भी मैंने कोट्स में, सिंगल कोट्स में दिया। अगर सिंगल कोट्स में नहीं दोगे तो वो एरर थ्रो करेगा। ओके, तो जिस भी कॉलम को आप पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना चाहते हो उसका नेम अगर आप अपने वेरिएबल के आगे देते हो स्क्वायर ब्रैकेट में तो वही प्रिंट होगा। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो यू कैन सी वी गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कॉलम। अब और कोई कॉलम प्रिंट नहीं हो रहा, सिर्फ वही कॉलम प्रिंट हो रहा है ताकि मैं उसकी रोज देख सकूँ, उसकी वैल्यूज देख सकूँ। अब यहाँ पे 5000 रोज हैं, लेकिन मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, जैसे कि मुझे रो नंबर 220 से लेकर 230 तक का डेटा चाहिए। अब वो यहाँ पर एकदम से विजिबल नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? df, ओके, देन अगेन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, अपने कॉलम का नेम। इससे क्या हुआ? मुझे सारा डेटा मिल गया। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मैंने इतना कमांड यूज़ किया तो मुझे डेटा फ्रेम में जो प्राइस कॉलम है सिर्फ उसका सारा डेटा मिल गया। अब उसमें से भी पर्टिकुलर रोज निकालनी है 240 टू 230 इंडेक्सिंग की, तो इसके लिए मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। ओके, देन आई विल टाइप 240, देन गिव कोलन, देन 250। ओके, मैंने ये कमांड प्रेस किया। तो लेट मी गिव इट अ लिटिल बिट जूम। ओके, जूम नहीं हो रहा वैसे। तो हाँ, df प्राइस, ओके, पहले कॉलम नेम दिया, फिर उसके आगे जितनी मुझे इंडेक्सिंग चाहिए, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं या रो नंबर बोल लो। अभी 240 से लेके 250 तक की मुझे इंडेक्सिंग चाहिए, रो नंबर चाहिए। तो पहले मैंने पूरा कॉलम एक्सेस किया, ठीक है, ऐसे एकदम विजुअलाइज करने की कोशिश करो। df प्राइस से मुझे एक पूरा कॉलम आ गया। अब उस पर अब फर्दर मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। उसमें मैं क्या फर्दर मैनिपुलेशन कर रहा हूँ कि उस पूरे कॉलम में भी रो नंबर 240 से 250 तक का डेटा मुझे दो। तो उसके लिए मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और स्लाइसिंग करने के लिए, इसे स्लाइसिंग बोलते हैं अगर हम पर्टिकुलर पार्ट लेके आ रहे हैं बाहर, 240 देन कॉलम देन 250 तक, इतना मुझे चाहिए, ठीक है। आई विल प्रेस शिफ्ट एंटर एंड यू विल सी अब मुझे प्राइस कॉलम में भी रो नंबर 240 से 250 तक का ही डेटा शो हो रहा है। इट्स अ बेटर वे टू विजुअलाइज द डेटा। एग्री विद दिस? ये अच्छा तरीका है डेटा विजुअलाइज करने का। ओके, आई होप मैंने इतना समझा दिया। डेटा स्लाइसिंग कहते हैं इसे। जैसे हम कॉलम नेम से सिर्फ कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस कर रहे थे, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ रो नंबर देके हम पर्टिकुलर रो भी देख सकते हैं सारे कॉलम्स के। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें सिर्फ एक कॉलम पे वर्क करना है, हमें वर्क तो सारे कॉलम्स पे करना है, लेकिन सारे कॉलम्स के लिए भी एक पर्टिकुलर रो नंबर में चाहिए। तो क्या करेंगे? df 240 टू 250। अब ये वाला कमांड यूज़ करेंगे। इसमें क्या हुआ? मैंने कॉलम का नेम नहीं दिया, तो df में सारा डेटा स्टोर था। विजुअलाइज करो फिर से, df में सारा डेटा स्टोर था, उसमें से सिर्फ इस बार मुझे 240 से 250 तक का डेटा चाहिए। इस बार मैंने कॉलम का नेम डिफाइन नहीं किया है, तो मुझे सिर्फ 240 से 250 तक का सारा डेटा मिल जाएगा, सारे कॉलम्स का डेटा। ओके, आई विल शिफ्ट एंटर एंड यू विल सी ऑल द कॉलम्स आर प्रिंटेड बट दिस टाइम फ्रॉम 240 टू 250। इस तरीके से हम अपने डेटा पे पर्टिकुलर रोज के साथ वर्क कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। कई बार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये काम में आएगा अगर आप एक्चुअल डेटा पे वर्क करोगे। आप नहीं चाहोगे कि मुझे 5000 डेटा पे वर्क करना है। ओके, अब इसके अलावा भी और ज़्यादा इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। यू वॉन्ट टू वर्क अपॉन पर्टिकुलर रो नंबर्स। आपको 240 से 270 तक भी नहीं चाहिए, आपको रो नंबर 2, रो नंबर 4, रो नंबर 5 यही चाहिए। उसमें भी आपको प्राइस रोज, कॉलम नंबर प्राइस, कॉलम नेम प्राइस पे रो नंबर 2, 4 और 6 का डेटा चाहिए। ये कैसे करेंगे? इसके लिए आता है एक फंक्शन df.lock। df.lock एक पर्टिकुलर फंक्शन है, अगेन अपने डेटा फ्रेम पेंडास लाइब्रेरी में, जिससे आप पर्टिकुलर कॉलम की पर्टिकुलर रोज, एकदम पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोज को एक्सेस कर सकते हो। अभी तक हम सिंपल दे रहे थे, उसमें स्लाइसिंग हो रही थी, उस पर्टिकुलर 240 से 250 तक की सारी रोज आ रही थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए 240 आ जाए, 242 आ जाए, देन 245 आ जाए, सिर्फ इतनी रोज चाहिए। तो उसके लिए हम df.lock करेंगे। जब इतना स्पेसिफिक हमें काम कराना है तो हम df.lock का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कैसे करते हैं? पहले हम अपना कॉलम नेम दे देंगे, फिर अगेन अपनी रोज। अब ये कैसे करते हैं? तो इसमें पहले हम रोज देते हैं, उसके लिए हम करेंगे एक लिस्ट अगेन प्रेयर करेंगे और हमें चाहिए 0, 2, 4 देन एक कॉमा एंड दिस। ओके, लेट मी चेक। ओके, प्राइस नेम इज नॉट वैलिड। ओके, अगेन इट्स अ
केस सेंसिटिव, अगर आपकी कॉलम का नेम कैपिटल पी से स्टार्ट हो रहा है तो आप स्मॉल पी से नहीं दे सकते। ओके, so now you can see we get the particular data set, कॉलम नंबर, कॉलम नेम प्राइस पे मुझे रो नंबर 0, 2 और 4 मिल गया। अब यहाँ पर से थोड़ी सिंटेक्सिंग समझ में नहीं आई। आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट जनरेट किया, उसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ दी और कॉलम का नेम बाहर दिया। अब ऐसा क्यों किया? तो देखो, अगर आप करना चाहो कि सिर्फ df.log 0 to 4 देन प्राइस चाहो तो, अगर मान लो कि अब हमने सिर्फ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में दिया तो क्या होगा? कुछ तो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? जब आप 0 to 4 ये दे रहे हो ना, इसको डिफाइन करने के लिए कि अलग अलग वैल्यूज़ है या रो नंबर अलग अलग हैं, वो आपको इसे एक एरे के फॉर्म में भेजना होगा, या समझ लो लिस्ट के फॉर्म में भेजना होगा। एक लिस्ट जा रही है, ये आपको समझाना होगा इसकी जगह, वरना वो समझेगा कि ये अलग अलग एट्रीब्यूट जा रहे हैं। और लॉग फंक्शन जो है 2 एट्रीब्यूट लेता है, एक रो नंबर, दूसरा कॉलम नेम, रो नंबर एंड कॉलम नेम। तो आप जैसे ही कॉमा लगाते हो ना, तो वो सेकंड एट्रीब्यूट समझता है। तो अगर आपने उसे लिस्ट की जगह ये कॉमा दे के कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में दिया, तो वो समझेगा कि आपने यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट दे दिए, 0, 2, 4 एंड प्राइस। तो वो 0 तो समझ जाएगा कि ये रो नंबर है, लेकिन 2 को रीड करेगा कि एज ये कॉलम नेम है। सो दैट्स वाई हमें 0, 2, 4 ये जितने भी रो नंबर देने हैं वो एक लिस्ट के फॉर्म में, लिस्ट में एनक्लोज करके यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट फिर देते हैं, ताकि वो उसे लगे कि हाँ ये 2 एट्रीब्यूट ही दे रहा है। पहले एट्रीब्यूट में लिस्ट आ रही है रो नंबर की, दूसरे में कॉलम नेम। तो अब फिर से देखो, df.log एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया, उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट दिया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो दूसरे दे रहे हैं, ये एक लिस्ट बना रहा है जिसमें 0, 2, 4, 10, 11 जितने चाहूँ उतने दे सकता हूँ। ओके, देन अब मैं कॉमा लगाऊंगा लिस्ट के बाहर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, फिर मैं अपने कॉलम का नेम दूंगा। तो अब वो क्या कर रहा है, उसके लिए अब ये इतना जो प्राइस है ये सेकंड एट्रीब्यूट है जो कि उसके लिए कॉलम का नेम है, और ये जो ये प्रॉपर लिस्ट है 0, 2, 4, 10, 11 ये एक सिंगल एट्रीब्यूट है बट लिस्ट फॉर्म में। तो अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब के लिए 0, 2, 4, 10, 11 सब के लिए प्राइस की वैल्यू जो है प्रिंट करेगा। ओके, सेटिस्फाइड विद दिस? आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक और चीज़ पे आ जाते हैं, दैट इज़ df.ilog। df.log की तरह एक और चीज़ भी है df.ilog, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ। मान लो अगर आपको अब कुछ कंडीशन भी लगानी है, इसके अलावा आपको कंडीशन लगानी है, तो आपको सिर्फ रो नंबर नहीं देने। मान लो ऐसे सर आप कहोगे हमारे पास 5000 एट्रीब्यूट्स है, 5000 रोज़ है, तो क्या मैं सबका नंबर देता रहूँगा? मुझे 5000 तो नहीं चाहिए, लेकिन 2000 चाहिए, तो क्या मैं सबका नंबर बैठ के देता रहूँगा? तो नहीं, आप इसमें एक ईजी चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ आप कंडीशन डिफाइन कर सकते हो। कैसे? उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ऊपर अगर आप ये नोटबुक एक्सेस करोगे तो एक बहुत ही अरेंज्ड मैनर में स्टार्टिंग में सारे के सारे यहाँ पर कोड ब्लॉक दे दिए हैं, जिसका मैंने आगे यूज़ भी डिफाइन कर दिया। दैट इज़ ये जो df इस तरीके का फंक्शन है, ये कॉलम और नेम, कॉलम नेम और रन रो इंडेक्स एज ए एट्रीब्यूट लेता है। देन यहाँ पर ये हमने df.log देख लिया। अब df.log की अब इस वाले की वैल्यू की बात कर रहे हैं जिसमें हम कंडीशन गिवन करेंगे। अभी तक हमने रो का नंबर दिया और कॉलम नेम दिया, बट अगेन हम सारे रो नंबर नहीं दे सकते बैठ के। हम चाहते हैं कि कुछ कंडीशन की बेस पे हमें सारा डेटा मिल जाए। तो वो कैसे करेंगे? अब उसके लिए ये वाला कमांड जो है बहुत अच्छा है, इसको मैं जल्दी से कॉपी करके फिर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा है और मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती लंबा कमांड यहाँ कॉपी पेस्ट करके काम हो रहा है तो एग्जैजरेट किया जाए। ओके, सो अब मैं इसको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने किया क्या। अगेन हम df.log का यूज़ कर रहे हैं और 2 एट्रीब्यूट में ही वर्क हो रहा है। पहले में जो है कंडीशन जा रही है, दूसरे में कॉलम नेम जा रहा है। बस इंडेक्स नंबर की जगह या रो नंबर की जगह कंडीशन देन कॉलम नेम। हमने कंडीशन क्या लगाई और कंडीशन को बहुत ध्यान से एक्सेस कर रहे हैं। ये देखो, इस बार हम कहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्सिंग का ध्यान रखना। सिंपल जो हमारा क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट होता है, df.log के बाद फंक्शन के बाद जो लगता है वो लग रहा है। उसके बाद एक नॉर्मल ब्रैकेट आ रहा है, नॉर्मल ब्रैकेट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अगेन हम df को कॉल कर रहे हैं, डेटा फ्रेम को कॉल कर रहे हैं, उस पर एक कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशन लगा रहे हैं? एक पर्टिकुलर कॉलम पे। कॉलम क्या है? एवरेज एरिया नंबर ऑफ बेडरूम। उसमें एक कॉलम है। अगर आप डेटा सेट को लोड कराओगे, या आपके लिए जल्दी से मैं लोड करा ही देता हूँ, df.head ऐसा करते रहा करो, प्रैक्टिस होगी, अच्छे से आएंगे। तो आप देख सकते हो एक रो है, कॉलम है जिसका नेम है एवरेज एरिया नंबर ऑफ बेडरूम, ये वाला जो कॉलम है। ठीक है, ये जो कॉलम है इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे 4, 3, 5, ये डेसिमल में है वैसे। तो इसमें मैंने कंडीशन क्या लगाई? पहले कॉलम का नेम दिया,
अगर सिर्फ आप इतना पोर्शन कवर करोगे ना तो आपको ईजिली समझ में आएगा। इसे टुकड़ों में बांट लेते हैं। स्टार्ट करें डी एफ इतने पोर्शन की। इतने पोर्शन में क्या हो रहा है, जैसे हम ऊपर करते आए हैं, डी एफ पूरे डेटा फ्रेम है, उस पर हमने फंक्शन एक पर्टिकुलर कॉलम को कॉल किया जिसका नेम है एवरेज एरिया नंबर ऑफ बेडरूम्स। हर बार की तरह हमने उसे स्क्वायर ब्रैकेट में नेम दिया। उस पर हमने कंडीशन लगाई ग्रेटर देन 5, जहाँ पर इसकी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो उसमें से भी जो 5 से बड़ी हैं, सिर्फ उतना ही डेटा मेरे को दो। तो अगर आप इतने को समझने की कोशिश करोगे, इतना हाईलाइटेड पार्ट, तो ये क्या कह रहा है, पूरे डेटा फ्रेम में से पहले तो पर्टिकुलर वो कॉलम सिलेक्ट करो जिसका नाम है एवरेज एरिया नंबर ऑफ बेडरूम। तो वो उसने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया। उस पर के बाद आपने फर्दर उस पर एक कंडीशन लगाई कि इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से भी सिर्फ वो वैल्यू सिलेक्ट करो जिसकी वैल्यू 5 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 5 हो। तो सारी छट गई, सिर्फ वो बची जिसमें ग्रेटर देन 5 वैल्यू है। ठीक है, तो अब अभी क्या प्रिंट हो रहा है आपके सामने, विजुअलाइज करो कि पूरे डेटा में से एरिया, एवरेज एरिया नंबर ऑफ बेडरूम में से भी वो सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट हो रही है जिसकी वैल्यू 5 से बड़ी है। अभी सिर्फ इतना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और उसमें से भी आपको ऐसी कंडीशन में प्राइस कॉलम का डेटा चाहिए। सिर्फ इतनी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आप उसमें भी ऐसी वैल्यूज़ में भी प्राइस कॉलम का डेटा निकालना चाहते हो। यहाँ पर डबल इंडेक्सिंग की बात चल रही है। पहले क्या हुआ, एवरेज एरिया ऑफ बेडरूम जहाँ पर 5 है वो आपने फिल्टर कर लिया और उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए प्राइस निकालना है अब आपको। ठीक है, ऐसा करते हैं ना हम, डबल फिल्टरिंग क्या करते हैं, जैसे कि हमें चाहिए 2 बेडरूम, आप सेलेक्ट करते हो, कोई अगर होटल बुक कर रहे हो तो कई सारे बेडरूम फिक्स कर सकते हो आप। तो आप पहले फिक्स क्या करते हो, ऐसी चीज़ का प्राइस दिखाओ जहाँ पर रूम की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो। मुझे 2 से ज़्यादा या 2 रूम चाहिए तो उसके लिए मुझे प्राइसिंग दिखाओ या होटल रूम दिखाओ। तो ऐसे ही आप क्या कर रहे हो कि एवरेज एरिया ऑफ रूम बेडरूम जहाँ 5 से बड़ा है, ऐसी चीज़ की मुझे प्राइस दिखाओ। तो पहले आपने एक कंडीशन दी, फिर आपने आई लॉक को और लॉक फंक्शन को, दूसरा क्या लेता है वो कॉलम नेम, तो आपने उस कॉलम का नेम दिया दैट इज प्राइस। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको प्राइस कॉलम की वो सारी वैल्यूज रो की वैल्यूज प्रिंट कर देगा जहां पर जिसके लिए एवरेज एरिया ऑफ बेडरूम जो है वो 5 से ज़्यादा है। आई होप आप समझ पा रहे हो। थोड़ा सा इसे रिलैक्स करो, सोचो बैठ के, पॉज करके कि क्या हुआ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पहले आप सिंपली स्लाइसिंग कैसे कर सकते हो, फिर लॉक की मदद से आप एक पर्टिकुलर बहुत ही प्रिसाइज नंबर ऑफ रोज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद भी आप एक पर्टिकुलर रो पे, पर्टिकुलर कॉलम पे कंडीशन लगा के एक सेकंड कॉलम की वैल्यूज कैसे प्रिंट कर सकते हो। ये सब हो गया। अब एक और फंक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज df.ilog। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि आप इसमें कॉलम नंबर दोगे, कॉलम नेम नहीं। ये नेम नहीं लेता है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं लेता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है। तो आप इसमें भी इंडेक्स स्लाइसिंग कर सकते हो। ये पहले में क्या लेता है, पहले में लेता है ये आपका दैट इज रो नंबर, दैट इज 0 से 4 तक की मुझे रो चाहिए। और सेकंड मुझे कॉलम क्या चाहिए, कॉलम नंबर 0 से लेके कॉलम नंबर 4 तक या कॉलम नंबर 5 तक। सर एक कॉलम का नंबर कैसे काम करता है, 1 मिनट बता रहा हूँ, ज़रा मैं प्रिंट कर लूँ। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। और कोडिंग में या पाइथन में हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग मतलब नंबर कह लो, जैसे 1 2 से स्टार्ट होता है ना नॉर्मली, तो इसमें 0 से स्टार्ट होता है। जो आपकी फर्स्ट रो होगी उसका इंडेक्सिंग होगी 0, उसको नंबर ही गिवन करेगा 0। तो ऐसे ही कॉलम कितने हैं टोटल 7, तो उसने हर एक कॉलम को एक इंडेक्सिंग नंबर प्रोवाइड कर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है जिसका नेम एवरेज एरिया इनकम है, उसको इसने 0 इंडेक्सिंग प्रोवाइड किया है। देन सेकंड कॉलम को फर्स्ट इंडेक्सिंग, देन 2 3 4 ऐसे करके। अगर टोटल 7 कॉलम है तो लास्ट इंडेक्सिंग 6 तक होगी क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो इसलिए हम ये इंडेक्स बेस्ड एक्सेसिंग कर रहे हैं, रोज की भी कॉलम्स की भी। तो मैंने फर्स्ट एट्रीब्यूट में कॉमा से पहले अपनी स्लाइसिंग करी जिसमें मैंने रोज़ का नंबर दिया, मुझे 0 से लेके 4 तक की सारी रोज़ चाहिए। और फिर हमने अपने कॉलम का एट्रीब्यूट दिया स्लाइसिंग करके, मुझे कॉलम नंबर 0 से 5 तक चाहिए। बट इसमें जो कॉलम नंबर 5th है वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब वो 5th जो है काउंट नहीं हो रहा। आपने 0 से 5 तक दी तो 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 कॉलम प्रिंट होने चाहिए, लेकिन 5 ही प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि वो जो 5th नंबर की इंडेक्सिंग है वो इंक्लूड नहीं होती है। इस तरीके के इससे इसकी स्लाइसिंग वर्क करती है कॉलम के लिए। सिमिलरली फॉर द रोज एज वेल, आपने 0 से 4 तक के लिए रोज नंबर दिए। ये जो आप दे रहे हो ये 0 से 4 तक के रो नंबर दे रहे हो इंडेक्सिंग में, तो इस हिसाब से अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 रोज का डाटा आना चाहिए था, लेकिन वो जो लास्ट स्लाइसिंग का आप जो नंबर दे रहे हो वो काउंट नहीं होता। तो अगर मैं 0 से 5 तक या 0 से 7 तक दूं तो 7th इंडेक्सिंग तक नहीं, 6th इंडेक्सिंग तक का ही डेटा प्रिंट होगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो ये सब डेटा
जो है मैंने ऑलरेडी वैसे इस कोलैब नोटबुक में पहले ही रिटन कर दिया था, ताकि आप अगर लेक्चर देखने से पहले ही अगर ये एक्सेस कर रहे हो नोटबुक, जैसे कि लेक्चर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो आज मैंने क्या क्या बताया, अभी तक आपको क्या बताया, आपको आपको डेटा स्लाइसिंग बताई, फिर df.log का फंक्शन का यूज़ बताया, फिर df.ilog का बताया, df.isNull और sum का भी बता दिया कि कैसे आप मिसिंग वैल्यूज़ का टोटल काउंट देख सकते हो। अब ये ड्रॉप NA क्या है, ये एक बचा है जो आपकी मिसिंग वैल्यू थी, जहाँ पर मैंने एक मिसिंग वैल्यू क्रिएट कर दी थी ना। जैसे आप इसको भी देखो, इस वाले कमांड को रन करो फिर से याद करके, तो हमने प्राइस में एक पर्टिकुलर 5th रो नंबर की एक पर्टिकुलर रो का वैल्यू डिलीट कर दी थी प्राइस कॉलम के लिए। अगर आप इसको एकदम ड्रॉप करना चाहते हो इस रो को, तो आप ये वाला कमांड रन करते हो df.dropNA इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ये करने के बाद अगर मैं फिर से ये चलाऊँगा तो यू कैन सी नाउ प्राइस इज 0। अभी ये क्या हुआ कि df.dropNA, पहले इतना समझो सिर्फ, df.dropNA ये वाले एक फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं वो पूरी की पूरी रोज़ डिलीट कर देता है। ये पूरी की पूरी रोज़ ही डिलीट कर देता है। तो अगर अब मैं यहाँ पर मान लो ये करने के बाद df.info प्रिंट करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, एक रो सब में से कम हो गई है, सब वैल्यूज़ में सब कॉलम के लिए एक रो कम हो गई है। पहले 5000 थी और 4999 रह गई, क्योंकि df.dropNA जो कमांड है वो कहीं भी मिसिंग वैल्यू दिखती है तो वो पूरी की पूरी रो ही डिलीट कर देता है। भले ही सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम की एक पर्टिकुलर रो की वैल्यू, सिर्फ एक पर्टिकुलर रो ही मिसिंग हो, लेकिन वो पूरी की पूरी रो डिलीट कर देता है, यानी सारी कॉलम्स की वैल्यू डिलीट कर देता है। df.dropNA इसलिए यूज़ होता है। अब इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू मतलब ये पूरा जो एक्चुअल डेटा सेट है उसमें से ही डिलीट कर दो। तो ये डिलीट बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, इसलिए पहले हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आप हाँ पूरी डेटा फ्रेम में, एक्चुअल डेटा फ्रेम में से ही डिलीट कर दो। नहीं तो वो क्या करता है, एक नया डेटा फ्रेम, मतलब उस डेटा फ्रेम की कॉपी क्रिएट करता है और उस कॉपीड डेटा फ्रेम में ये वैल्यू रो जो है वो पूरी डिलीटेड होती है, ताकि आपका एक्चुअल डेटा सेट नहीं बिगड़े। और कंपनी में जब आप जाते हो जहाँ आपका डेटा बहुत क्रूशियल है, वहाँ पर इस तरह की मिस्टेक ना हो, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपको देना पड़ता है। मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और गलती से आपने ये वाला कमांड रन कर दिया, वो तो गया। ज़रूरी तो नहीं है कि आप वो लोकली स्टोरेज में आपके हो सेव, हो सकता है आप उसे डायरेक्टली ऑनलाइन एक्सेस कर रहे थे यूआरएल की मदद से, अब वो तो गया। ऐसे में आपको बचा के रखने के लिए आपको ये बोलना पड़ता है पर्टिकुलरली कि हाँ मुझे ओरिजिनल डेटा में से ही डिलीट चाहिए, इसकी कॉपी मत बनाओ। दैट्स वाई वी यूज़ इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ओके, तो यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें बात कर ली, हमने पूरी स्टार्टिंग की डेटा मैनिपुलेशन की थ्योरी सी बात कर ली। मेजर जो हम प्री प्रोसेसिंग से पहले कर सकते हैं, अपने डेटा को समझने से पहले कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट पे। ठीक है, इतना काफ़ी प्रैक्टिकल हमने करा लिया, अब हम थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाएंगे। अपना ये सब देखेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे, डेटा किस तरीके के होते हैं, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, ऑर्डिनल, ये सब नॉमिनल, ये सब डेटा समझेंगे। फिर उसके बाद वो अगर हम आप मेरा याद हो आपको लेक्चर ओवरव्यू, तो हम देखेंगे व्हाट एक्चुअली इज़ मशीन लर्निंग। AI इज़ देयर, मशीन लर्निंग इज़ देयर, डेटा साइंस इज़ देयर, तो इसमें डिफरेंस क्या है और उसमें से भी पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग क्या है। फिर हम देखेंगे supervised learning and unsupervised learning, and then third would be how actually machine learned। अब यहाँ तक का थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है, फिर हम प्री प्रोसेसिंग वगैरह आगे देख रहे होंगे, बट वो प्रैक्टिकल आएगा। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो आएगा थ्योरेटिकल पार्ट।